हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करते हैं। और अभी ये स्टॉक हैं काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं, जिनमें काफ़ी अच्छी जो ऑर्डर्स हैं इनके पास हैं, इनके ग्राहक काफ़ी अच्छे हैं, इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है और काफ़ी 3-4 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट में आ रहे हैं। लेकिन अभी हमें कुछ ऐसे लेवल पे मिल रहे हैं जहाँ पर हमें कुछ अच्छी बाइंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म टारगेट। तो हम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर है वो एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रोथ करेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हो रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो बैंकिंग सेक्टर्स की अपॉर्चुनिटी है इनमें इन्वेस्ट करने की, वो भी बढ़ती जा रही है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, तो देख लेते हैं कौन सी ये बैंकिंग स्टॉक है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमें बैंकिंग स्टॉक्स में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई टू इन्वेस्ट इन बैंकिंग सेक्टर। देखिए, जो बैंकिंग सेक्टर है वन ऑफ द एक्साइटिंग और रिवार्डिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, अब इसमें क्या चाहिए, देखिए जब भी कोई सेक्टर आपका काफ़ी अच्छा रिवार्ड देता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है, और आपका जो प्रॉफिट है उसको डबल डिजिट रिटर्न्स दे दे इक्विटी में, तो इससे बड़ी आपको क्या चाहिए। आपने अगर आज से 5 साल पहले HDFC में इन्वेस्ट किया होता, ICICI एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपकी जो कैपिटल है वो काफ़ी अच्छी होती, उसमें जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी होती। तो ये एक सेक्टर ही कुछ ऐसा है जो काफ़ी एक्साइटिंग है और रिवार्डिंग जो सेक्टर है उनमें ये गिना जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इनका इकोनॉमी के ऊपर होता है, और इनके जो स्टॉक्स होते हैं वो आपका जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करने में काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। क्योंकि आपके पास देखिए, आपने हर एक अलग अलग इंडस्ट्री में आपने स्टॉक लिए होते हैं, लेकिन जब अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स उसमें रखते हैं तो आपका जो स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है वो काफ़ी अच्छा एनालाइज हो जाता है, काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसका भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। और ये तो आपको पता ही है कि ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारी इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी या किसी भी देश की इकोनॉमी अपने बैंक्स पर ही निर्भर करती है। तो इसमें क्या होता है, देखिए काफ़ी बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ये जो हमारा पार्ट बना हुआ है, और इन एट द एंड भी ये जो चीज़ है वो हमारे सेक्टर में बनी रहेगी। तो इसमें देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे GDP का, हमारी इंडियन इकोनॉमी का। आज भी है, कल भी था और आगे भी आता रहेगा। काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो जिसको हम काफ़ी अच्छी गुड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं इन स्टॉक्स को। देखिए, बैंकिंग स्टॉक में आपको फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, देखिए इनकी ग्रोथ, इनकी ग्रोथ होती रहती है, प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट का जो अलग से आपको पैसा मिलता है, प्लस ये जो स्टॉक्स हैं काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपके पास काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। और लास्टली जो इंडियन सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है एक रैपिड रेट पे, यानी कि काफ़ी तेज़ी से जो ग्रोथ है वो हो रही है। इनफैक्ट ये जो ग्रोइंग है ये फास्टेस्ट पेस पे है इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हम अभी एक ग्रोइंग स्टेज पर हैं, हमारी GDP इंप्रूव हो रही है, हमारा जो काफ़ी अच्छे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी बढ़िया हो रही है, और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ बैंकिंग सेक्टर का ही है। तो जिसकी वजह से हम वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसके अगेंस्ट भी हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो दो स्टॉक हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है क्रूर वैश्य बैंक। क्रूर वैश्य बैंक एक काफ़ी बड़ी रेंज की बैंकिंग और फाइनेंशियली सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, स्पेशली कमर्शियल बैंकिंग और ट्रेजरी ऑपरेशंस यानी कि सरकारी ऑपरेशंस के बीच में क्रूर वैश्य बैंक का सबसे बड़ा रोल है। अब अगर हम बात करें मार्च 2022 की, तो इनकी 790 ब्रांचेस थी और 2230 ATMs हैं। इसके अलावा इनके कैश रिसाइकल्स भी हैं, और मेजोरिटी जो इनकी ज़्यादातर ब्रांचेस है वो सिचुएशन है साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडियन बैंक है ये। इसके अलावा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इसकी 425 के अराउंड ब्रांचेस हैं। और इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी अच्छा बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2016 की, तो उस टाइम इनके 56 लैक्स थे और अभी 2022 में 78 लैक्स है। तो काफ़ी अच्छी, कम से कम 15-20% की जो इनकी इंक्रीजमेंट है वो हो रही है। उसके अलावा बात करें 2022 में, तो इनकी लोन बुक काफ़ी अच्छी बन रही है। इनके जो कॉर्पोरेट लोन्स भी आ रहे हैं, इनके पास एग्रीकल्चर्स भी आ रहे हैं, रिटेलर्स भी इनके पास लगभग 23% का जो कंट्रीब्यूशन है इनके लोन बुक के बीच में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और रिटेल भी इंक्रीज हो चुका है 15% से 23%। देखिए, जो बैंक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेल है या फिर हम कहें कि इनका प्रॉफिट है वो लोन से ही आता है, क्योंकि लोन का ही पैसा होता है जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है वो होती है। तो वो इनकी बुक इंक्रीज होती जा रही है, जो कि इसका सबसे बड़ा
पॉइंट है। और इसके अलावा जो बैंक की लोन है वो ऑलमोस्ट 25% एक्सपोजर दे चुकी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ज्वेलरी, गोल्ड लोन्स, इन चीज़ों के बीच में भी ये है। इसके अलावा पर्सनल लोन के 14% है, ट्रेडिंग पे है, एनबीएफसीज में काम करते हैं, एग्रीकल्चर बिल्स और अदर्स में इनका सभी कुछ मिलाकर ऑलमोस्ट 25% के अराउंड इसमें जो लोन बुक है वो भरी पड़ी है। तो जहाँ पर लोन आपके बैंक से लेने लग जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होनी स्टार्ट हो गई है। बात कर लेते हैं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की। तो फाइनेंशियल कंडीशन, मार्केट कैप इसका लगभग 8,000 करोड़ का, जो कि मिड कैप कंपनी है। डेट टू इक्विटी 9.2 है। देखिए, जब भी आप बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। डेट टू इक्विटी इग्नोर करनी पड़ती है, वहाँ पर आपको जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसको करना पड़ता है, यहाँ थोड़ी बहुत प्लेजिंग भी हो सकती है। क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, इनके ऊपर जो भी काम हो रहा है इन्होंने ऑलमोस्ट पहले ही कर्जे लेते हैं, क्योंकि इनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा खोलनी होती है, तो उसके ऊपर ही ये प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करते हैं। मेन बात होती है कि क्या इनकी जो ऑर्डर बुक्स है वो काफ़ी अच्छी हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है, इनका प्रॉफिट बन रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, 10% के अराउंड इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। प्रमोटर होल्डिंग 2.25% है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम आप HDFC एक्सिस बैंक की बात करें तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग है भी नहीं है, तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए ऐसी चीज़ों के बीच में। इसके अलावा डिविडेंड भी ठीक ठाक मिल रहा है, इसमें प्लेजिंग परसेंटेज 7.20 है, जो कि ठीक ठाक है। प्रॉफिट इसका 982 करोड़ है लास्ट ईयर का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर ये सब चीज़ें होने के बाद भी आप परसेंटेज आपकी जो प्रॉफिट की अच्छी है तो आप एक अच्छे बैंक कहलाते हैं। और लास्टली इसका जो शेयर प्राइस है वो 99 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। इसके प्रो एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रो देखिए, इसमें प्रो कम होते हैं, कॉन्स ज़्यादा होते हैं बैंकिंग सेक्टर में हमेशा। तो ऑफकोर्स जो इसका स्टॉक है वो अपने जो बुक वैल्यू है उससे लगभग 1.5 टाइम्स वो हाई वर्क कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स की बात करें तो ऑफकोर्स इनका जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चल रही है, इसने कुछ पुअर सेल की है, लगभग कुछ 0.12%, जो कि ना के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग हालांकि लगभग 2.5% के अराउंड कम हुई है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी थोड़ी लास्ट ईयर में कम हुई है। तो ठीक ठाक है बैंक, आप इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगला जो बैंक है वो है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक एक न्यू जनरेशन का एक प्राइवेट बैंक है, जिसके लगभग 352 ब्रांचेस हैं, 19 स्टेट्स में है और 3 यूनियन टेरिटरीज में है। और ये एक कमर्शियल बैंक के तरह काम करता है। मोस्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ये जो इसकी अथॉरिटी है या जिसके अकॉर्डिंगली ये पास हुआ है वो मोस्टली कमर्शियल बैंक के नाम से जाना जाता है। और इस बैंक के पास काफ़ी बढ़िया बढ़िया सेवरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लाइक इनका टाइप है HDFC लाइफ के साथ, ICICI लोम्बार्ड, आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला हेल्थ एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों के साथ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स के साथ ये काम करते हैं। उसके जैसे लोन डिस्पर्स करने में उनकी हेल्प करते हैं, तो इससे इनको जो फीस होती है वो मिलती है, एज अ इनकम मिलती है। तो इसके अलावा इनकी जो काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ, जो कि एक लीडिंग बिजनेस है। तो इन सभी चीज़ों के साथ इनकी धीरे धीरे काफ़ी कोलैबोरेशन हो रही है, जिसकी वजह से इनको और भी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी है, ये लोन आपको दे रही होती है, नाम इसका चलता है, लेकिन पीछे से जो पैसा प्रमोट करता है या फिर पैसा दिया जाता है वो डीसीबी बैंक की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा जो बैंक का मेन फोकस है वो डाइवर्सिफाइड SME और MSME स्मॉल बिजनेस लैंडिंग के ऊपर ही रहता है, रादर देन कि ये सैलरीड सेगमेंट, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक के नाम से मोस्टली जाना जाता है। तो इसलिए जो इनके लोन्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, और ये जो ज़्यादातर कंपनीज को जो लोन है उनको देने में बिलीव करते हैं। और इसके अलावा ये एक SAS जो एनालिसिस होता है, जो कि क्रेडिट रिस्क असेसमेंट होता है, तो उसको क्रिएट करने में भी काफ़ी सारे मॉडल्स तैयार करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि लाइक अगर आपने कोई जैसे कोई आपने लोन देना है या आपकी क्रेडिबिलिटी आपके बैंक की कैसे बढ़ती है, तो इन सभी चीज़ों के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ये बैंक काम करता है। बात कर लेते हैं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की। तो फाइनेंशियल कंडीशन में एक मिड कैप कंपनी है, डेट टू इक्विटी 9.50 है, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 8% है, प्रमोटर होल्डिंग भी 15% है, अच्छी बात है। डिविडेंड ठीक ठाक है, पैजिंग परसेंटेज बिल्कुल 0 है, और भी अच्छी बात है। और उसका जो लास्ट प्रॉफिट था वो 437 करोड़ का था, जो कि अच्छी एक प्रॉफिट के नज़रिए से जाना जाता है। और शेयर का प्राइस है वो है 107 रुपये। इसके अलावा प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो प्रो में इसका जो स्टॉक है अपनी बुक वैल्यू से 0.83 टाइम्स अच्छा काम कर रहा है। कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो थोड़ी कम है, प्रमोटर होल्डिंग भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें आम बात है। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में अगर ये चीज़ हो रही है तो वो कोई बड़ी बात नहीं। इसके अलावा जो रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी कम हुई है, पिछले लास्ट 3 सालों में लगभग 9% रिटर्न ऑन इक्विटी कम हुई है। और उसकी जो कंटेंजिबल लाइबिलिटीज़ हैं वो लगभग 5617 करोड़ के अराउंड है। तो
ये लाइबिलिटीज़ में काफ़ी कुछ चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, लाइक इनकी जैसे बिल्डिंग बड़ी बड़ी लेनी पड़ती हैं, इनको रेंट इनके काफ़ी बड़े बड़े पे करने पड़ते हैं, इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो सभी चीज़ें इनके बीच में इंक्लूड की जाती हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको इस वीडियोस में दो बैंकों के बारे में बताया है, डीसीबी बैंक और करूर वैश्य बैंक। आप इन स्टॉक्स में धीरे धीरे करके बैंक बना सकते हैं। आपको बिल्कुल भी अपनी पूरी कैपिटल नहीं लगानी है। अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 में से 5 रुपये 7 रुपये आप धीरे धीरे इसमें एक सिप की तरह आप इन स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं और धीरे धीरे आप इसकी जो ग्रोथ है आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।